हेलो नहीं छोड़ दें। हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट्स, हम आपके सामने लेके आया हूँ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन और क्लास 10 का। किस क्लास का? 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। और फिजिक्स का क्या 10वां का जो भौतिकी शास्त्र होता है फिजिक्स, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन करके करवाऊँगा। जैसे कि आपको सामने मैं ये हो गया। हाँ, तो मैं आपके सामने 10वां के कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। आप प्रत्येक क्वेश्चन का आप आंसर अगर सही से नहीं, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास 10 में। मैं इसी प्रकार से प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर आपके सामने क्वेश्चन आगे कंटिन्यू लाता रहूँगा और आप इसे सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से आप तैयारी करें चैप्टर वाइज चैप्टर। जैसे कि मैं पहला चैप्टर लेकर आया हूँ प्रकाश का परावर्तन। क्या पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। 10वीं क्लास का बुक में देखेंगे प्रकाश का परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। क्या प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका फर्स्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना है? 2। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसमें फर्स्ट आंसर होगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक नियम ए हुआ। और दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर। यानी आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, वही होता है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। क्या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। यानी 3 गुने 10 पर पावर 8 इस पावर के रूप में लिखा है वैज्ञानिक पद्धति में। इसे कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। क्या प्रकाश की किरणें गमन करती है? प्रकाश की किरणें गमन करती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में और लंबवत गमन करती है। कैसी? प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में और लंबवत गमन करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। यानी सीधी और लंबवत गमन करती है, बाकी बात सभी ऑप्शन नहीं होगा। प्रकाश से अगर बात आया तो इसका एक क्वेश्चन और लिखेंगे प्रकाश एक कैसी तरंग है पूछा जाता है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्या? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगर ध्वनि आपसे पूछे, जो आवाज़ होती है साउंड, तो ध्वनि के बारे में आपसे पूछे तो कहेंगे अनुदैर्घ्य है। ध्वनि अनुदैर्घ्य है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। या तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ और चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, और ध्वनि अनुदैर्घ्य है। अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, देखिए ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है जल, बी में निर्वात, सी में हवा, डी में है कांच। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कांच। सबसे कम चाल किसमें होती है प्रकाश की? तो कांच में। कांच कहें तो शीशा, आप शीशा में जो होती है प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। सबसे अधिक की बात अगर आपसे ये पूछा जाता कि सब प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो आप ऑप्शन नंबर बी देते हैं, निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। तो यहाँ पूछा गया है क्या? कम, तो हवा। यहाँ कांच में हो गया इसका सही आंसर। कम में पूछा गया तो हवा हो गया। अगर अधिक पूछा जाता तो निर्वात होता। अगर बढ़ते क्रम में आपको सजाने के रूप में दिया गया, सबसे पहले लिखेंगे कांच, उसके बाद जल, उसके बाद हवा, उसके बाद निर्वात। यानी सबसे अधिक निर्वात में और सबसे कम कांच में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में प्रकाश के परावर्तन से क्या निर्धारित होता है।
क्या प्रकाश के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि प्रकाश के आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्या? सी, यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जबकि अवतल दर्पण से तीनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु के बराबर भी, बड़ा भी और छोटा भी। अब इससे बात आया कि अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? कभी काल परिभाषा में पूछ दिया जाता है। तो उत्तल दर्पण कहते हैं जिसका अंदर की भाग रंगा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसकी बाहर की भाग रंगा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो लिखेंगे साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के मतलब हुआ जब वाहन जो चलती है, गाड़ियाँ, जो आईना जो लगा होता है, आईना साइड मिरर के रूप में, यानी साइड देने में उसी में फिगर देखा जाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु से, उसमें अपने वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाने का क्षमता होता है, नहीं उसका परावर्तक सतह जो होती है, यानी वस्तु के दूर से देखने की क्षमता होती है, वस्तु को दूर से देखने की क्षमता होती है, इसीलिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है उत्तल दर्पण में, लेकिन दूर से देने की। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का उपयोग आपसे अगर पूछे तो आप लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गला आदि के जांच में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गला आदि की जांच में किया जाता है, और दाढ़ी बनाने में, यानी सैलून में। कहाँ उपयोग किया जाता है? सैलून में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किस दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, यानी छोटा बड़ा। अभी मैं तुरंत आपको सामने बताया ऊपर, अवतल दर्पण में जो है वस्तु से बड़ा, छोटा, बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। क्योंकि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर निकट मुड़ जाती है। क्या? अभिलंब से निकट मुड़ जाती है। और जब कांच से हवा में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी, ये भी याद रखेंगे। क्योंकि प्रकाश एक विरल माध्यम है और कांच एक सघन माध्यम है। कोई भी आप देखेंगे जहां आपको रुकने वाला कोई नहीं होगा, उसमें आप तेज चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के निकट हो जाती है। अभी ऑप्शन में दिया गया है, वहाँ लिखने का सिर्फ तरीका चेंज है, दोनों का आंसर यही होगा, अभिलंब के निकट हो जाती है। और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या? क्वेश्चन नंबर 10 किसी कारण बस यहाँ रुक गया था, इसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ा। तो अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या संबंध होगा? आपको संबंध पूछा गया है। तो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात है, क्या कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी हम दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है। क्या? वक्रता त्रिज्या दोगुनी होती है क्या? फोकस की। और फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी r बराबर होता है 2f। तो यहाँ हो जाएगा f बराबर r/2। क्या? f बराबर r/2, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्या? 11 नंबर क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ ये जो है
क्या किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर क्या 11 का ऑप्शन आप आंसर देंगे। 11 का आंसर हो गया क्या बी। 11 का आंसर हो गया बी यानी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्र गोलीय दर्पण की जो होती है वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी आधी, तो 50/2 बराबर 25 सेंटीमीटर। 12 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस दूरी यानी एफ से। हिंदी में बोलते हैं फोकस दूरी, इसे एफ इसका चिन्ह दिया गया है। क्या 12 के बी, 12 का क्या हो गया बी, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्या दाढ़ी बनाने में यानी सैलून में हमने आपको बताया था कि डॉक्टर के द्वारा नाक कान गला आदि की जांच में जो है अवतल दर्पण का, और दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे किस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है? यू नहीं है, उसको म्यू पढ़ा जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है तो इसका मान क्या होगा? तो अपवर्तनांक जो होता है आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात होता है, उसे ही कहते हैं अपवर्तनांक। तो यानी कोण आई बराबर कोण आर, तो देखिए यहाँ साइन के साथ, तो साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी साइन आई बटे साइन आर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे क्या होता है आपतन कोण। नहीं, निर्गत किरण हो गया जो परावर्तक सतह से टकराकर लौटती है, यानी परावर्तन कोण यानी परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। क्या परावर्तन कोण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर यहाँ रहता आपतित किरण और अभिलंब के बीच तो होता आंसर आपतन कोण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 का जो है 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों होती है। क्या किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों होती है? क्या होती है? तो धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया, यानी हमेशा धनात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है? अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन नंबर 17 में अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की होती है, क्या होती है? दुगनी होती है। क्या दुगनी होती है? नहीं, अब फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों होती है। नहीं, इस क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहे थे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो इसके दो प्रकार से इसे बोला जा सकता है। यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी आधी होती है। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या पूछा जाता कि फोकस दूरी की क्या होती है तब दोगुनी आंसर होता ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु हमेशा बराबर बनता है। कल के किस दर्पण में बोला गया है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के हमेशा बराबर होता है? तो किस दर्पण में बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ जाएंगे बी। क्या ऑप्शन नंबर बी जो अवतल दर्पण में जो होता है, किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के हमेशा बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा? हमेशा बराबर होगा तो किस में होगा? समतल दर्पण में। क्या ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा? क्या समतल दर्पण।
में हमेशा बराबर होती है। क्या? समतल दर्पण में। ना तो उत्तल होगा ना तो अवतल होगा, यानी 18 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट हम अगला देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट हम अगला देखेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 19। इसका 18 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, यानी ये। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में देखें, किस दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है? क्या? अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। किस दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है? अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर होगा क्या? सही आंसर आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर हो गया ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अपसारी का हुआ फैलता हुआ, यानी जिस दर्पण के फोकस बिंदु से को किरण निकलते हुए या तो फैलते हुए प्रतीत होता है उसे कहते हैं अपसारी दर्पण। और अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी। अभिसारी के मतलब एक बिंदु पर मिलते हुए, जिस दर्पण के फोकस दूरी पर किरणें मिलते हुए प्रतीत होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आप पढ़ेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधी होती है। क्या? सीधी होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखेंगे, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? क्या? वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? कितना है दुगनी? कहाँ है? तो 20 का दोगुना होगा 20, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। ऑप्शन नंबर 20, यानी जिसमें 20 दिया हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर के द्वारा दांतों और गला के जांच में प्रयोग किया जाता है। तो डॉक्टर के द्वारा जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर के द्वारा किया जाता है अवतल दर्पण के। और दाढ़ी बनाने में भी, सैलून में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 में देखेंगे कि इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। क्या? इसमें कौन सा दर्पण सूत्र है? 2 सूत्र होते हैं, एक होता है लेंस सूत्र, दूसरा होता है दर्पण सूत्र। लेंस सूत्र जो होती है माइनस में होती है और दर्पण सूत्र प्लस में। तो ऑप्शन नंबर होता है, अब यहाँ पूछा गया है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए में जो है दर्पण सूत्र। अगर बी की बात करें, ये जो है यहाँ पर देखिए माइनस लिखा हुआ है n1/v माइनस 1/u जो है 1/f के बराबर लिखा हुआ है। तो ये हो गया लेंस सूत्र है। ये क्या है? लेंस सूत्र। अब अगला क्वेश्चन है 24 में देखेंगे, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या जो होगी फोकस दूरी की दुगनी होगी। वक्रता त्रिज्या पूछा गया है तो फोकस दूरी की दुगनी होगी। तो 12.5 का दुगना हो गया 12 दूना 24 और 1 25, यानी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हुआ। क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे कि 2 समांतर दर्पण के बीच किसी वस्तु को रखा जाए तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि 2 समांतर दर्पण के बीच किसी वस्तु को रखा जाए तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। क्या? ऑप्शन नंबर डी अनंत होगा। ऑप्शन नंबर डी। यानी 25 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवा दिया हूँ। आगे और क्वेश्चन करवाता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएंगे, इसीलिए 25 क्वेश्चन के मैं प्रत्येक दिन 8 बजे से आपको बताऊंगा, 8 से 9 बजे के लमसम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर 25 क्वेश्चन के साथ और चैप्टर वाई चैप्टर। अगला चैप्टर होगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन मैं अगले वीडियो में
प्रकाश के अपवर्तन का क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किन्हीं को अगर PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 72 511 255। यहाँ पर मैं नीचे में देखिए लिख देता हूँ 72 500 यानी 00 यहाँ देंगे। यहाँ पर ये सही से काम नहीं कर रहा है। 72 511 255 यहाँ 2 लिखेंगे और 55 यहाँ भी 5। 72 511 255। यह माउस जो है सही से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा सही ढंग से नहीं लिखा पाया। आप लिख लेंगे 72 511 255। मैं यह व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा इसका।